नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप बिश्नोई एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे राज्य के विरुद्ध अपराध या ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट के बारे में, जिसका वर्णन आईपीसी के चैप्टर 6 में धारा 121 से 130 तक किया गया है। पिछली वीडियो में हमने ये जान लिया है कि राज्य क्या होता है, राज्य की परिभाषा क्या है। धारा 121 से 130 तक के सारे अपराध अजमानती, अशमनीय और संज्ञेय प्रकृति के होते हैं। तो सबसे पहले तो हमको यही जानना जरूरी है कि संज्ञेय असंज्ञेय क्या होता है, जमानती अजमानती क्या होता है, शमनीय अशमनीय क्या होता है। तो मुख्य रूप से अपराध दो प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य प्रकृति का अपराध, दूसरा गंभीर प्रकृति का अपराध। सामान्य प्रकृति के जो अपराध होते हैं उनको हम असंज्ञेय या नॉन कॉग्निजेबल बोलते हैं। इन अपराधों में जमानत हो जाती है, इसलिए जमानती अपराध या बेलेबल ऑफेंस कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें आपसी सुलह या राजीनामा भी हो जाता है, इसलिए इनको हम कंपाउंडेबल या शमनीय कहते हैं। इसके दूसरी तरफ हम देखें तो जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं वो संज्ञेय की श्रेणी में आते हैं, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाते हैं। इनमें जमानत नहीं होती है, इसलिए इनको अजमानती या नॉन बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। इसके अलावा इनमें आपसी राजीनामा से सुलह नहीं हो सकती है, इसलिए ये अशमनीय या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कहलाते हैं। तो आइए अब देखते हैं धारा 121 से। धारा 121 में ये बताया गया है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध का प्रयत्न करना या युद्ध का दुष्प्रेरण करना, ये राज्य के विरुद्ध अपराध कहलाता है। इसके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास के दंड का प्रावधान किया गया है। इसके बाद आते हैं धारा 121A पे, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का षड्यंत्र करना, भारत के अंदर या भारत के बाहर कहीं भी यदि भारत सरकार के खिलाफ युद्ध का षड्यंत्र किया जाता है या आपराधिक बल प्रदर्शन करके डराया धमकाया जाता है या डराने धमकाने का प्रयत्न किया जाता है, तो ये भी राज्य के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक के दंड का प्रावधान किया गया है। इसके बाद आते हैं धारा 122 में, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना, गोला बारूद इकट्ठा करना, फायर आर्म्स इकट्ठा करना, ये सारी चीजें राज्य के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आती हैं और इसके लिए 10 वर्ष तक के कारावास के दंड का प्रावधान किया गया है। इसके बाद हम आते हैं धारा 123 में, जिसमें यह बताया गया है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी की जानकारी को छिपाना, या ये माना जाएगा यदि कोई व्यक्ति इस जानकारी को छिपाता है तो ये माना जाएगा कि वो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध को सुगम बना रहा है और इसके लिए उसको 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं धारा 124 में, जिसमें यह बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति या भारत के किसी राज्य के राज्यपाल को उसकी विधिक शक्तियों के प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से या उन शक्तियों के प्रयोग से रोकने के उद्देश्य से यदि डराया धमका जाता है, बल प्रदर्शन किया जाता है, तो ये राज्य के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आएगा और इसके लिए 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं धारा 124A पे, जिसमें ये बताया गया है राजद्रोह क्या होता है। सरकार के प्रति लोगों में अविश्वास की भावना जगाना या घृणा की भावना जगाना, ये राजद्रोह की श्रेणी में आता है और इसके लिए 3 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि सरकार के किसी निर्णय या किसी नीति के खिलाफ टीका टिप्पणी करना, किसी निर्णय को बदलवाने के लिए अपना व्यू रखना, ये 124A के अंतर्गत राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है। इसके बाद हम आते हैं धारा 125 पे। एशियाई मित्र के साथ, भारत के एशिया के अंदर किसी मित्र देश के साथ यदि कोई व्यक्ति युद्ध करता है या युद्ध करने का प्रयत्न करता है तो इसके लिए उसको राज्य के विरुद्ध अपराध का भागीदार माना जाएगा और वो 3 वर्ष से लेके आजीवन कारावास तक की सजा से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं धारा 126 पे, किसी एशियाई मित्र देश में लूटपाट करना। यदि कोई व्यक्ति हमारे एशिया महाद्वीप के अंतर्गत मित्र देश में लूटपाट करता है तो इसके लिए भी उसको राज्य के विरुद्ध अपराध का दोषी माना जाएगा और इसके लिए उसको 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और लूटी गई संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। फिर हम आते हैं धारा 127 के, एशियाई मित्र देश के साथ युद्ध या लूटपाट की संपत्ति को प्राप्त करना। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से जो युद्ध मित्र देशों के साथ युद्ध या लूटपाट से प्राप्त की गई संपत्ति को प्राप्त करता है जानते बूझते हुए कि इस संपत्ति का स्रोत क्या है, तो वो भी राज्य के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आएगा और इसके लिए उसको 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकेगा। फिर हम आते हैं धारा 128 पे, किसी लोकसेवक द्वारा किसी राजकैदी या युद्ध कैदी को भागने देना। यदि कोई शासकीय कर्मचारी या लोकसेवक किसी राजद्रोह के किसी कैदी को या आरोपी को या अपराधी को जेल से भागने में मदद करता है या भागने देता है तो उसको 10 वर्ष तक का कारावास दिया जाएगा। फिर आते हैं धारा 129 में, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि लोकसेवक द्वारा किसी राजकैदी या युद्ध कैदी का भागना सहन करना। मान लीजिए उस जेल में
जिसमें कोई राजकैदी या युद्ध कैदी बंद है, उसका कोई कर्मचारी, कोई शासकीय कर्मचारी उसको भागने देने में मदद करता है, या जब वो भागता है तो उसको रोकता नहीं है, अपने फुल एफर्ट्स नहीं लगाता उसको रोकने में, तो ये समझा जाएगा कि उसने उसका भागना सहन कर लिया और इसके लिए वो राज्य के विरुद्ध अपराध का दोषी माना जाएगा और इसके लिए उसको 3 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। फिर आती है धारा 130, जिसमें राजकैदी या युद्ध कैदी के भागने में मदद करना, उसको छुड़ाना, आश्रय देना या दोबारा पकड़वाने में व्यवधान उत्पन्न करना। कि कोई व्यक्ति यदि युद्ध कैदी को या राज कैदी को भागने में मदद करता है या उसको जेल से छुड़ा के ले जाता है, अपने यहाँ आश्रय देता है या फिर उसके दोबारा पकड़ने में व्यवधान उत्पन्न करता है, तो ये समझा जाएगा कि वो राज्य के विरुद्ध अपराध कर रहा है और इसके लिए उसको 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक का दंड दिया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि राजद्रोह क्या है, राज्य के विरुद्ध अपराध क्या है, आईपीसी किस धारा में इसका वर्णन है, इसके लिए सजाओं के क्या प्रावधान है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। धन्यवाद।